हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल सरगना का दूसरा भाग। 15 मिनट बाद घटिया से इलाके में सड़क के किनारे कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने मैडम तारा को देखा। वो सामने रास्ता जा रहा है, तारा ने कहा। उसी रास्ते पर आगे चलते जाओ और 120 नंबर मकान पूछ लेना कि किधर है, वहीं आ जाना। वहाँ कौन मिलेगा? मैं और ताराचंद। मैं दूसरे रास्ते से तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँगी। हमारा अलग अलग रहना ठीक है। कहने के साथ ही वो कार से बाहर निकली। देवराज चौहान भी निकला। ताराचंद का ऐसी जगह पर होना मेरे लिए हैरानी की बात है, देवराज चौहान ने कहा। 120 नंबर मकान में आ जाना, कहने के साथ ही वो आगे बढ़ गई। देवराज चौहान ने आंखों पर चढ़ा रखी ऐनक, दाढ़ी मूछें और विग उतार कर फेंक दी थी। वो 120 नंबर के मकान पर पहुंचा। मकान क्या, यूं ही था वो। 25 गज के प्लॉट पर 2 मंजिला मीनार खड़ी लग रही थी। देवराज चांद ने दरवाज़ा थपथपाया तो मैडम तारा ने ही दरवाज़ा खोला। वो पीछे हट गई। देवराज चांद के भीतर प्रवेश करने पर उसने पुनः दरवाज़ा बंद किया। ये 10 फीट चौड़ा और इतना ही लंबा कमरा था। फोल्डिंग बेड, 2 कुर्सियाँ और छोटा सा टेबल नज़र आ रहा था। एक तरफ 1.5 फीट चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। देवराज चांद ने मैडम तारा को देखा। ऊपर चढ़ो, वो गंभीर स्वर में बोली। ताराचंद ऊपर ही है। देवराज चांद आगे बढ़ा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैडम तारा उसके पीछे थी। ऊपर के कमरे में पहुंचकर ठिठका देवराज चौहान। सामने ही ताराचंद दीवान जैसे बेड पर पड़ा था। 6 फीट का, 55 बरस का था ताराचंद। सख्त शरीर का मालिक। सिर के बाल आगे आधे काले आधे सफ़ेद थे। क्लीन शेव चेहरा। शेर जैसा कलेजा रखता था ताराचंद। परंतु इस वक्त वो बेड पर लेटा हुआ था, घायल था। सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वहाँ पर भी मोटी पट्टी बंधी हुई थी। छाती पर भी चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो बुरे हाल में था। देवराज चांद को देखकर मुस्कुराया। तारा पीछे खामोशी से खड़ी थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई देवराज चौहान, ताराचंद धीमे स्वर में कह उठा। क्या हुआ तुम्हें? 15 दिन पहले गद्दारों ने मेरे बारे में पुलिस को बता दिया कि मैं कहाँ मिलूँगा। वहाँ पुलिस ने मुझे घेर लिया, ख़त्म कर देना चाहा। मेरे 4 आदमी मर गए। मैं घायल हो गया लेकिन बच निकला। ओह, और वो गद्दार? 3 थे वो। 2 को मेरे आदमियों ने मार दिया, एक कहीं छिप गया, लेकिन मिल जाएगा, बचेगा नहीं। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन घायल हूँ। खुद कुछ नहीं कर सकता और दूसरों पर से विश्वास भी उठ गया है। इतना वक्त भी नहीं है कि अपने ठीक होने का इंतज़ार करूँ। ताराचंद धीमे स्वर में कह रहा था। पुलिस मेरी तलाश में मुंबई छान रही है। खतरा बराबर बना हुआ है। देवराज चांद ने कुछ दूर पड़ी कुर्सी खींचकर उसके पास की और बैठता हुआ बोला। बता ताराचंद, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? पुलिस के साथ साथ मुझे अपने ही लोगों से खतरा पैदा हो चुका है, ताराचंद ने कहा। मुझे ख़त्म करके मेरे कुछ खास साथी मेरी ज़िंदगी भर की कमाई लूट लेना चाहते हैं। वो तलाश भी कर रहे हैं कि मैंने वो दौलत कहाँ रखी है। अब उम्र भी बढ़ती जा रही है, वो हिम्मत नहीं रही। अपराधों की दुनिया से किनारा कर लेना चाहता हूँ ताकि बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता सकूँ। देवराज चांद ताराचंद को देखता रहा। अपनी पत्नी तारा की मदद से मैंने चुपचाप वो सारा पैसा इकट्ठा करवा लिया है। नकद भी है, सोना भी है और हीरे जवाहरात भी है। किसी को नहीं पता कि मैंने महाबलेश्वर में चुपचाप एक ठिकाना ऐसे ही बुरे वक्त के लिए बना रखा है। उस जगह का किसी को नहीं पता। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वो सारी दौलत मैं महाबलेश्वर के उस ठिकाने पर पहुंचा दूं? हाँ, ये बड़ा काम नहीं, मैं कर दूंगा। ताराचंद मुस्कुराया। मैं घायल ना होता, मेरा वक्त ख़राब ना चल रहा होता तो तुम्हें तकलीफ़ ना देता। ये मामूली काम है मेरे लिए। तुम कभी मेरे काम आए थे तो क्या मैं ये मामूली सा काम? तभी मैडम तारा कह उठी। दौलत बहुत बड़ी है देवराज चौहान। देवराज चौहान ने मैडम तारा को देखा। मैंने ताराचंद को समझाने की बहुत कोशिश की कि बड़ी दौलत को देखकर ईमानदार भी बेईमान हो जाते हैं। मैं ही सब कुछ महाबलेश्वर पहुंचा देती हूँ, लेकिन इसे तुम पर पूरा भरोसा है। भरोसा गलती भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि ये क्या सही है क्या गलत, लेकिन आज का ज़माना किसी पर भरोसा करने का नहीं। तुम्हारी बात से सहमत हूँ मैं, देवराज चौहान मुस्कुराया। यह भी हो सकता है कि तुम वो सारी दौलत लेकर खिसक जाओ, मैडम तारा ने गंभीर स्वर में कहा। यह तुम्हारा विचार है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, देवराज चौहान ने कहा। मैडम तारा खामोश सी खड़ी देवराज चौहान को देखती रही। देवराज चौहान ने ताराचंद को देखा। तारा की बात का बुरा न मानना देवराज चौहान, उसने कोई भी बात गलत नहीं कही। देवराज चौहान बोला, वो अपनी जगह ठीक है। मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जानता हूँ। तारा तुम्हें वो दौलत दिखा देगी और महाबलेश्वर का पता भी बता देगी। कब करोगे ये काम? कल। वो दौलत कब देखना चाहोगे? अभी,
ताकि रात को उसे संभाल कर पैक किया जा सके और दिन में मैं उसे महाबलेश्वर पहुंचा दूं। ठीक है, तारा तुम्हें वो सारी दौलत दिखा देती है। उसे कैसे महाबलेश्वर पहुंचाना है ये अब तुम्हारा काम है। मैं भी कल तारा के साथ महाबलेश्वर पहुंच जाऊंगा। बाकी की ज़िंदगी अब चैन से बिताना चाहूँगा। देवराज चांद शाम को 8 बजे बंगले पर पहुंचकर जगमोहन से मिला। हुआ है दिल्ली से? हाँ। इसके साथ देवराज चांद ने ताराचंद और मैडम तारा की बात बताई। तुमने देख ली ताराचंद की दौलत? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, अब उस जगह की चाबी मेरे पास है। रात ही रात में उस दौलत को पैक करके किसी बड़ी वैन में रखना है, ताकि कल दिन में वैन के साथ जब भी सफ़र शुरू करना चाहें कर लें। कितनी दौलत है? काफ़ी बड़ी है। हीरे जवाहरात बहुत ज़्यादा हैं और कीमती हैं। हिफाजत से सारी दौलत महाबलेश्वर पहुंचानी है। इस काम का वो दे कुछ नहीं रहा? जगमोहन ने पूछा। देवराज चांद ने उसे देखा तो जगमोहन ने सक पकाकर मुंह फेर लिया। ताराचंद का पुराना एहसान है मुझ पर, और वो ऐसा इंसान भी नहीं है कि एहसान की वसूली मांगे। अगर वो इस वक्त मुसीबत में न फंसा होता तो अपनी पत्नी से मेरी तलाश न करवाता। जगमोहन ने खामोशी से गर्दन हिला दी। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। कुछ खामोशी रही उनके बीच। करना क्या है? जगमोहन ने पूछा। उस सारी दौलत को रात रात में वैन में पैक करके रख देना है। मैटाडोर जैसी बड़ी वैन चाहिए। अयूब खान को बोलता हूँ, टेम्पो यूनियन का सेक्रेटरी है, मिनटों में ऐसी वैन का इंतज़ाम कर देगा। जगमोहन ने कहा और सामने रखे फ़ोन की तरफ बढ़ गया। अयूब खान हरे रंग की नई नकोर मैटाडोर वैन लेकर जगमोहन की बताई जगह पर पहुंच गया। रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन वैन में बैठे। अयूब खान ने वैन आगे बढ़ाते हुए कहा, एकदम नई वैन आई स्टैंड पे। कल ही शोरूम से इसकी डिलीवरी ली है। मुहूर्त भी नहीं किया। समझो आज ही मुहूर्त हो रहा है। मुहूर्त भी अच्छा हुआ, तुम लोगों ने पहली बार सेवा का मौका दिया है। मैंने तो कहा था कि किसी ड्राइवर को भेज देना और तुम मालको। अयूब खान हंसा। मैं भी तो ड्राइवर हूँ। आप लोगों की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊँगा। वैसे भी दूसरे को वैन के साथ भेजना ठीक नहीं था। आपस का मामला है। दूसरा क्यों कुछ जाने? जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। हुक्म करो, काम क्या है? महाबलेश्वर जाना है, देवराज चांद ने कहा। अभी चलो, मैं तो कुछ सामान भी ले जाना है। वो भी ले चलेंगे। बताओ सामान किधर है? अयूब खान गर्दन हिलाकर बोला। देवराज चांद रास्ता बताता रहा। अयूब खान नई मैटाडोर वैन को चिकनी मछली की तरह सड़कों पर दौड़ाए जा रहा था। वह इतना सामान था कि मैटाडोर पूरी भर जाती। हीरे जेवरातों से भरी लकड़ी की मीडियम साइज़ की 3 पेटियां थीं। नोटों की गड्डियां 4 अलग पेटियों में बंद थीं, जिनमें डॉलर भी थे, यूरो भी थे और पाउंड भी। इसके अलावा फुटकर कीमती सामान था। वो सब कुछ मिलाकर छोटा मोटा खजाना बन रहा था। आधे से ज़्यादा सामान वो तीनों डाल चुके थे मैटाडोर में। अयूब खान का हाल बुरा था। इतनी बड़ी दौलत देखने की बात तो दूर, सपने में भी नहीं सोची थी। रह रहकर वो सांस लेना भूल जाता और फिर एक साथ ही कई सांसें ले लेता। किसका है ये सब? अयूब खान ने पूछा। तेरे को किसका लगता है? जगमोहन ने सिर उठाकर उसे देखा। मुझे क्या पता? अयूब खान ने सूखे होठों पर जीप फेरी। हमारा नहीं लगता। लगता है, एकाएक अयूब खान के होठों से निकला। लेकिन इतनी दौलत तुम लोगों को कहाँ से मिली? वैन में भरता रहे, ज़्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं होते। देवराज चौहान अपने काम में व्यस्त था। जगमोहन और अयूब खान भी दौलत उठाकर टेम्पो में रखने में लग रहे थे। तभी कदमों की आहट हुई। वे चौंके। कोई इस तरफ आ रहा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। चेहरे पर सख्ती आ ठहरी थी। जगमोहन का हाथ भी जेब में रखी रिवॉल्वर पर जा टिका था। फौरन ही वो हट करीब आई और दरवाजे से मैडम तारा ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने उसे देखा तो रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर लिया। ये देखकर जगमोहन ने भी जेब से हाथ निकाल लिया। अयूब खान अभी तक परेशान खड़ा था कि ये कौन है। नींद नहीं आ रही थी। मैडम तारा ने गंभीर स्वर में देवराज चौहान को देखकर कहा। सोचा यहाँ चक्कर मार लूँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और खामोशी से काम में लग गया। ये कौन है? अयूब खान ने जगमोहन से फुसफुसाकर पूछा। बहुत सवाल करता है तू। एक सवाल ही तो पूछा है। मैडम तारा भी सामान को मैटाडोर में रखने में सहायता करती रहीं। 3 बजे तक सारा सामान मैटाडोर में रखकर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया गया। ये छोटे से गोदाम जैसी जगह थी। एक तरफ बड़ा सा दरवाज़ा था कि जिसमें से सामान लादने और उतारने के लिए गाड़ी भीतर लाई जा सके। गोदाम में और भी कई तरह का सामान पड़ा था। मैडम तारा देवराज चौहान के पास पहुंची। ताराचंद को तुम पर बहुत विश्वास है देवराज चौहान। वो गंभीर थी। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। उसका विश्वास न टूटे, ये ध्यान रखना। तुम्हें जाकर नींद ले लेनी चाहिए। कल महाबलेश्वर में मिलेंगे, देवराज चौहान ने कहा। अयूब खान जगमोहन के कान में बोला, ये देवराज चौहान की माशूका है क्या? बाकी मर गई जो 50 साल की बुढ़िया को देवराज चौहान माशूका बनाएगा? दिल का क्या भरोसा कि अपना दिल संभाल के रख। देवराज चौहान दिल, जिगर, टांगे, बाहें, जान, गर्दन सब कुछ पहले से ही दे चुका है। किसे? नगीना भाभी को। ये कौन है?
उल्लू के पट्टे सुना नहीं कि भाभी है, साला फिर पूछता है कि ये कौन है। जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तब तक मैडम तारा चली गई थी। देवराज चौहान इन दोनों के पास पहुंचा। रात को यहीं रहना है क्या? जगमोहन ने पूछा। तुम दोनों यहीं रहो, मैं दिन में किसी भी वक्त यहाँ आ जाऊँगा, देवराज चौहान बोला। कब तक? जगमोहन ने उसे देखा। मेरे ख्याल से 10-11 के आसपास, देवराज चौहान ने कहा और चला गया। दरवाज़ा बंद कर ले, जगमोहन ने अयूब खान से कहा। तू बंद कर, मैं ज़रा कुछ खा पी कर आता हूँ, रात से कुछ खाया नहीं। इस वक्त तेरे को कहाँ से खाने को मिलेगा? जगमोहन बोला। देखता हूँ, रात को भी कोई होटल खुला मिल जाता है, आसपास नज़र मार कर आता हूँ। मेरे लिए भी लेते आना अगर मिला कुछ तो। अयूब खान बाहर निकल गया। जगमोहन ने दरवाज़ा बंद कर लिया। छोटे से गोदाम में खजाने जैसी बड़ी दौलत समेटे नई मैटाडोर वैन खड़ी थी। अयूब खान एक चौराहे पर खड़ा था जब सामने से आती एक गाड़ी की तीव्र हेडलाइट चमकी। देखते ही देखते वो गाड़ी पास आ गई। अयूब खान हेडलाइट की रोशनी में पूरा चमक उठा। वैन पास आकर रुकी। वो पुरानी मैटाडोर वैन थी। दरवाज़ा खोलकर अयूब खान भीतर बैठा। ड्राइविंग सीट पर उसका यार ज़मीर सिंह बैठा था, जो कि टेम्पो यूनियन का कैशियर था। दोनों में भाइयों की तरह पटती थी। क्या बात है खान, तूने घबराए से फ़ोन क्यों किया? जमीर सिंह बोला। एक बात बता जमीर। हाँ, तेरे पास बेहिसाब दौलत आ जाए तो तू क्या करेगा? अयूब खान ने दांतों से होठ काटते हुए पूछा। बेकार की बात करता है, जमीर खान ने व्यंग्य से कहा। 5-7 हज़ार कमाने में बुरा वाल, मैं मजाक नहीं कर रहा, गंभीर हूँ। जमीर खान ने अयूब खान को देखा। जमीर सिंह ने अयूब खान को देखा। मुझे ऐसी बेहिसाब दौलत का पता है कि वो इस वक्त किधर है, हम आसानी से उसे ले सकते हैं। जमीर सिंह ने मैटाडोर को सड़क के किनारे रोका और इंजन बंद कर दिया। अब बता, जमीर सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा। क्या चक्कर है? देवराज चौहान और जगमोहन से गद्दारी करने का मन नहीं करता, लेकिन दौलत का मोह भी नहीं छोड़ सकता। देवराज चौहान? वही जिसके बारे में तू बताया करता था कि 2 साल पहले ही तेरे को 2 टेम्पो डाल कर दिए थे। हाँ। वो कहाँ मिला तेरे को? कल शाम को फ़ोन आया था। उसके बाद अयूब खान सब कुछ बताता चला गया। जमीर सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया इतनी बड़ी दौलत की बात सुनकर। सोचना क्या है, लेकर भाग चलते हैं, जमीर सिंह बोला। देवराज चौहान बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा डकैती मास्टर है, अयूब खान बोला। जब हम दौलत लेकर भाग ही जाएंगे तो वो हमें कहाँ ढूंढ पाएगा? वो खतरनाक है, ढूंढ लेगा, तू उसे नहीं जानता। चिंता मत कर। जमीर सिंह के दांत एकाएक भिज गए। मैं सब संभाल लूँगा। कैसे? रानो चलेंगे। रानो? अयूब खान की आंखें सिकुड़ी। ये क्या है? जगह का नाम है। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदुस्तान की वीरान सीमा के पास सूखा पहाड़ी इलाका है, उसे रानो कहते हैं। वहाँ के रास्ते ऐसे दुर्गम है कि पुलिस उधर नहीं टिक पाती। कानून से भागने वाले ही रानो में जाकर पनाह ले लेते हैं, जमीर सिंह ने कहा। देवराज चौहान कभी सोच भी नहीं सकेगा कि हम दौलत लेकर रानो जैसी जगह पर चले गए। रानो में हम कहाँ जाएंगे? गोमेद लाल के पास, मुस्करा पड़ा जमीर सिंह। गोमेद लाल रानो का बहुत बड़ा सरगना है, उसकी चलती है रानो में, और मेरे रिश्तेदार है गोमेद। रिश्तेदार? हाँ, उसकी बहन मेरे भाई को ब्याही हुई है। 3 बार वो मुंबई आकर हमारे घर पर भी ठहर चुका है। अयूब खान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। क्या सोचता है? देवराज चौहान से गद्दारी करने की सोचकर डर लगता है। अयूब खान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। 2 घंटे का डर है ये। 1 घंटा काम से पहले का और दूसरा घंटा काम के बाद का। जब हम उस खजाने जैसी दौलत के साथ मुंबई से निकल जाएंगे तो डर हमें छू भी नहीं सकेगा। देवराज चौहान मुंबई में अपना माथा पीटता रह जाएगा। हमने तो उसे मिलना ही नहीं। वो रानो पहुंच गया तो? नहीं पहुंचेगा। उसे क्या सपना आएगा कि हम दौलत लेकर रानो गए हैं? अयूब खान खुद में हिम्मत इकट्ठी कर रहा था कि देवराज चौहान और जगमोहन से धोखेबाजी कर सके। जमीर सिंह पुनः कह उठा। देवराज चौहान ने इतनी बड़ी दौलत कहाँ से मारी? कहीं हाथ मारा होगा, उसके लिए सब मामूली है। अब दौलत से भरी मैटाडोर के पास जगमोहन है, पूछा जमीर सिंह ने। हाँ, वो भी देवराज चौहान से कम खतरनाक नहीं है। ये सोच के उस पर कैसे काबू पाना है। कुछ चुप रहकर अयूब खान कह उठा। मेरे ख्याल से रात भर जगह होने के कारण जगमोहन की नींद सुबह 6-7 बजे बहुत पक्की होगी। तो तब उसका गला काटेगा क्या? गला काटने का काम लंबा हो जाएगा, बेहोश करना ही ठीक रहेगा। हमें तो इस बात से मतलब है कि जब हम वैन लेकर निकलें तो वो हमें रोक ना सके, अयूब खान ने कहा। जमीर सिंह ने सहमति से सिर हिलाया। स्टार्ट कर गाड़ी, रूपम अस्पताल चल। क्यों? वहाँ दवा की दुकान खुली रहती है रात भर, उधर से बेहोश करने वाली दवा ले लेंगे। जगमोहन को बेहोश करके नोटों वाली वैन लेकर खिसक लेंगे। अयूब खान की आंखें चमक उठी थी। जमीर, क्या खूबसूरत हीरे हैं, उन्हें देखते ही मेरा मन बेईमान हो गया। इतनी बड़ी दौलत है कि हम विदेश में जाकर सारी उम्र बिता सकते हैं। जमीर सिंह ने लालच भरी खुशी चेहरे पर समेटे मैटाडोर स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अयूब खान 5:30 बजे वापस पहुंचा उस गोदाम पर। बहुत देर कर दी, जगमोहन गोदाम का दरवाज़ा बंद करता क्या उठा।
खाने को ढूंढता ढूंढता काफ़ी दूर निकल गया था। सोचा दिन में खाने का वक्त मिलता है या नहीं, कुछ खा के ही वापस जाऊंगा। हाथ में थमा लिफाफा जगमोहन की तरफ बढ़ाता क्या उठा, 2 पराठे हैं, दाल हैं और 3-4 ब्रेड पकौड़े हैं। जितना खाना है खा ले, बाकी रख देना, महाबलेश्वर जाते वक्त रास्ते में खा लेंगे। जगमोहन आराम से फर्श पर बैठकर खाने में व्यस्त हो गया। अयूब खान भी फर्श पर जा लेटा। चोर निगाहों से जगमोहन को देखा जो कि खाना खाने में लगा हुआ था। फिर अयूब खान की निगाह नई नकोर मैटाडोर की तरफ गई, जो कि अपने भीतर खजाने जैसी दौलत समेटे गर्व से खड़ी थी। उसका दिल सोचकर तेजी से धड़का कि क्या वो इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन जाएगा। आधी ज़मीर सिंह को देते तब भी ये दौलत बहुत बड़ी थी। एकाएक अयूब खान धड़कते दिल से उठते हुए कह उठा, ओह पानी देना तो भूल गया। इसके साथ ही उसने पहले से ही एक तरफ पड़ा गिलास उठाया और दरवाजे के पास लगी टूटी की तरफ बढ़ गया। अयूब खान ने गिलास धोया, फिर उसमें पानी भरा। उसके बाद जगमोहन पर नज़र मारी। वो खाने में व्यस्त था। अयूब खान ने कांपते हाथ से कमीज़ की जेब में रखी पुड़िया निकाली, उसे खोला और पुड़िया में रखा सारा पाउडर पानी में डाला और उंगली डालकर पानी को हिलाया। पाउडर पानी में आसानी से घुल गया। ये सब करते वक्त उसकी निगाह जगमोहन पर ही थी। कुएं से पानी निकाल रहा है क्या? जगमोहन क्या उठा। अयूब खान ने अपनी हालत ठीक की और गिलास थामे जगमोहन के पास पहुंचा। गिलास साफ कर रहा था, जाने कब का रखा था, कहकर उसने जगमोहन के पास गिलास रखा और पुनः फर्श पर जा लेटा। अयूब खान का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। जैसा सोचा था अब तक तो वैसा ही हुआ था। खाने के बाद जगमोहन ने पानी का गिलास खाली कर दिया। बाकी का बचा सामान लिफाफे में बांधकर एक तरफ रखा। अयूब खान को देखा, वो उसे ही देख रहा था। क्या देखता है? जगमोहन ने पूछा। सोच रहा हूँ। क्या? इतनी बड़ी दौलत तुमने कहाँ से हासिल की? तेरे को कहा था कि ज़्यादा नहीं सोचा करते, मस्त हो जा। इस सारे काम का तेरे को 25,000 दूंगा। 25,000? ज़्यादा है। इतनी बड़ी दौलत तो सिर्फ 25,000? तेरे को तो 2 साल पहले हम अपना टेम्पो लेकर दिए थे, वो भूल गया क्या? याद है। तब तो तेरे को इस काम का 1 पैसा भी नहीं लेना चाहिए और तू मुंह फाड़ रहा है। मर्जी तुम्हारी। जगमोहन वहीं लेट गया। रात भर का जगा हुआ था और ऊपर से शरीर में बेहोशी की दवा पहुंच गई थी। आंखें तो भारी होनी ही थी। वो सुस्ती सी महसूस करने लगा। अयूब खान चोर निगाहों से जगमोहन को देखता रहा और सोच रहा था कि ये बेहोश कब होगा। 2-3 मिनट और बीते। मुझे तो नींद आ रही है, जगमोहन बोला। झपकी ले ले थोड़ी देर। और तू? मैं जाग रहा हूँ, 2 घंटे बाद तेरे को उठा दूंगा, फिर मैं झपकी ले लूँगा। मैटाडोर का ध्यान रखना। चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना। अयूब खान धड़कते दिल से मुस्कुराता क्या उठा। उसका गला सूख रहा था। 10 मिनट लगे और जगमोहन गहरी नींद में जा पहुँचा। बेहोशी की दवा शरीर में पहुँचने के कारण नींद और भी गहरी होने लगी। आधा घंटा बीत गया। अयूब खान धड़कते दिल से उठा, जगमोहन के पास पहुँचा। जगमोहन, उसने पुकारा, परंतु जगमोहन बेहोशी में बेसुध हो चुका था। जगमोहन! पुकारते हुए अयूब खान झुका और जगमोहन को कंधे से पकड़कर हिलाया, परंतु जगमोहन तो बेहोशी में आ चुका था। अयूब खान का दिल जोरों से उछला, टांगें कांपी। मैटाडोर को देखा। कुछ पल यूं ही बीते थे। उसके बाद उसने पुनः जगमोहन को पुकारा, हिलाया, इस बात की तसल्ली कर ली कि वो बेहोश हो चुका है। उसके बाद अयूब खान कांपती टांगों से आगे बढ़ा और मैटाडोर का ड्राइविंग डोर खोला। सामने ही चाबी इग्निशन में लटक रही थी। उसने सूखे ओटो पर जीप फेरी, फिर हाथ बढ़ाकर इग्निशन में फंसी चाबी घुमाई। अगले ही पल मैटाडोर स्टार्ट हो गई। नई होने की वजह से इंजन की आवाज़ ना के बराबर सुनाई दे रही थी। इंजन स्टार्ट होते ही अयूब खान ने हड़बड़ाकर जगमोहन को देखा कि कहीं वो उठ तो नहीं गया, परंतु वह वैसे ही पड़ा था। रास्ता साफ था। अयूब खान को खजाने जैसी दौलत ले जाने से अब कोई नहीं रोक सकता था। सुबह के 6:30-7 बज रहे थे। सड़कों पर इस वक्त इक्का दुक्का ही ट्रैफिक था और ऊपर से नई मैटाडोर वैन दौड़ी जा रही थी सड़कों पर। 15 मिनट बाद अयूब खान ने एक चौराहे पर वैन को रोका। वहाँ पहले से ही जमीर सिंह खड़ा था। बैठ। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते अयूब खान मुस्कुराया। जमीर सिंह भीतर आया। अयूब खान ने वैन फिर दौड़ा दी। मैं तो सोच रहा था कि तू जाने कब आएगा, कब तक मुझे खड़ा रहना होगा, जमीर सिंह बोला। अयूब खान हंसा। दौलत वैन के भीतर ही है। हाँ, दिखा दो। पागल है, पहले मुंबई से दूर हो जा, अयूब खान बोला। देवराज चौहान के बारे में सोचकर ही डर लगता है। भूल जा देवराज चौहान को, जमीर सिंह ने मुस्कुराकर कहा। मुंबई से निकलने के बाद तेरे को देवराज चौहान याद नहीं आएगा। अयूब खान कुछ नहीं बोला। जगमोहन को बेहोश करने में दिक्कत तो नहीं आई, जमीर सिंह ने पूछा। नहीं, जगमोहन अगर समझदार होता तो उसे बेहोशी की दवा न दे पाता। वो समझदार ही है, विश्वास में मारा गया। विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कभी अयूब खान उसे चोट दे जाएगा। मैं भी क्या करता, माल ही इतना तगड़ा था कि बेईमानी मन में आ गई। मैटाडोर तेज़ी से सड़कों पर दौड़ती जा रही थी। स्टैंड पर भी हुआ आया हूँ, जमीर सिंह हंसा। स्टैंड पर? हाँ, पाटिल को बोला कि चिंता मत कर, 10-20 दिन में उसकी वैन लेकर आ जाएंगे, किसी काम से जा रहे हैं।
ये बात तूने पाटिल को बोल दी? ज़रूरी थी बोलनी, नहीं तो वो साला पुलिस में पहुंच जाता कि हम उसकी मेटाडोर ले उड़े हैं। बेवकूफ़, अयूब खान झुंझलाया। हमारे गायब होने पर क्या देवराज चौहान हमारी तलाश में स्टैंड पर नहीं जाएगा? ये बात उसे भी पता चल जाएगी कि हम 10-20 दिन में लौट आएंगे। पता चलने दे, जमीर सिंह बोला। क्या मतलब? इतनी बड़ी दौलत पास होने पर हमने वापस तो लौटना नहीं, इधर आकर हमने करना ही क्या है? अयूब खान ने गहरी सांस ली। जमीर सिंह ठीक ही तो कह रहा था। भाई के कान में डाल आया हूँ। क्या? यही कि उसके साले गोमेद लाल के पास रानो जा रहा हूँ, महीने बाद लौटूंगा। क्यों बताया? हर्ज क्या है? देवराज चौहान अगर मैं ढूंढता तुम्हारे भाई तक पहुँच, मुझे क्यों ढूंढेगा? वो तो तेरे को ढूंढेगा। गाड़ी चलाते अयूब खान ने गंभीर निगाहों से जमीर सिंह को देखा। देवराज चौहान और जगमान तो यही सोचेंगे कि तू वैन ले उड़ा है, वो तो तेरे को ढूंढेंगे। ठीक ही तो कह रहा है जमीर। जमीर सिंह को भला देवराज चौहान क्यों ढूंढेगा? देवराज चौहान तो उसे ढूंढेगा। मेटाडोर वैन तेजी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। पीछे पड़ा माल तो दिखा दे। जमीर सिंह क्या उठा। चुप कर, मुंबई से दूर हो लेने दे। मैं जानता हूँ देवराज चौहान को, तू नहीं जानता। उसके हाथ पड़ गए तो वो फाड़ कर हमें खा जाएगा, माल वाल तो सब भूल जाएगा। देवराज चौहान उस गोदाम पर 10 बजे पहुंचा। भीतर की हालत देखते ही वो कुछ पलों तक ठगा सा रह गया। जगमोहन बेहोश फर्श पर पड़ा था। ताराचंद की दौलत से भरी वैन गायब थी। अयूब खान भी वहाँ नहीं था। जगमोहन! देवराज चौहान दौड़ा, पास आया। क्या हुआ जगमोहन? जगमोहन अभी तक गहरी बेहोशी में था। देवराज चौहान उसे होश में लाने की चेष्टा करने लगा। गिलास में पानी भर भर के लाया और उसके ऊपर पानी के छींटे मारता रहा। आधा घंटा कोशिश करने के बाद जगमोहन की बेहोशी कुछ कम हुई। उसने आंखें खोलीं, जो कि लाल सी हो रही थी। कई बार बंद हुई आंखें, कई बार खुली। देवराज चौहान उसे ज़ोरों से हिलाता रहा, पुकारता रहा। काफ़ी चेष्टा के बाद उसे कुछ और होश आया। देवराज चौहान को देखता रहा। जगमोहन फिर उठ बैठा। क्या हुआ? जगमोहन का सर धीमे ही था। तुम्हें नहीं पता? देवराज चौहान के दांत भिज गए। नहीं। जगमोहन अभी भी बहुत हद तक बेहोशी के नशे में था। वैन कहाँ है? वैन तो ये कहते हुए जगमोहन ने गर्दन मोड़ी और शब्द मुंह में ही रह गए। वो कुछ और होश में आया। वैन कहीं ना दिखी। अयूब खान कहाँ है? जगमोहन के होठों से निकला। वो भी नहीं है। देवराज चौहान ने भिजे स्वर से पूछा। जगमोहन के माथे पर बल उभरे। क्या हुआ था मेरे बात? अयूब खान धोखा दे गया। जगमोहन को अब सारे हालात पता चले। क्या हुआ था? जगमोहन ने बताया। सब याद था उसे। देवराज चौहान का चेहरा कठोर से भी कठोर हो गया। इसका मतलब अयूब खान बाहर से बेहोशी की दवा लाया और पानी या खाने में मिलाकर तुम्हें दे दी? हाँ। उसके बाद नींद मुझ पर असर करने लगी, फिर मुझे होश नहीं रहा। जगमोहन का चेहरा गुस्से से भरता जा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अयूब खान हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। सोचा तो मैंने भी नहीं था। मैं छोड़ूंगा नहीं हरामी को। वो अगर वो दौलत मेरी होती तो मैं इतना परेशान ना होता, परंतु वो सब कुछ ताराचंद का था और ताराचंद ने मुझ पर विश्वास किया था। देवराज चौहान शब्दों को चबाता हुआ कह उठा। ताराचंद मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि देवराज चौहान बेईमान हो गया, और वो कुछ नहीं सोचेगा। जगमोहन कुर्रा उठा। हम अभी अयूब खान को तलाश कर लेंगे। उसे हर हाल में तलाश करना ही होगा। देवराज चौहान की आंखें गुस्से में दहक उठी थी। देवराज चौहान और जगमोहन टेम्पो मेटाडोर स्टैंड पर पहुंचे, जहां का सेक्रेटरी अयूब खान था और कैशियर ज़मीर सिंह। वहां करीब 30 गाड़ियां खड़ी नज़र आ रही थीं। एक तरफ पेड़ के नीचे बैठे ड्राइवर क्लीनर बातें करते नजर आ रहे थे। पास ही बड़ा सा झोपड़ा डाल रखा था, जो कि स्टैंड पर उनकी आरामगाह थी। उन्हें आते पाकर 5-7 ड्राइवर तुरंत उठे। साहब जी गाड़ी चाहिए, एक ने ऊंचे स्वर में कहा। पहले पानी वानी तो पूछो। देवराज चौहान और जगमोहन पास आकर ठिठके। मेटाडोर वैन चाहिए। जगमोहन इधर उधर नजरें दौड़ाता कह उठा। एक क्या 10 मिल जाएंगी? किधर जाना है? नई वैन चाहिए। कोई भी नई मेटाडोर वैन स्टैंड पर नज़र नहीं आ रही। जगमोहन बोला। हफ्ते के लिए चाहिए और किराया भी तगड़ा मिलेगा। चिंता मत कीजिए, जो मेटाडोर वैन आपको देंगे वो नई की तरह ही लगेगी। नई की तरह नहीं, नई वैन चाहिए। नहीं है तो हम दूसरे स्टैंड पर चले जाते हैं। जगमोहन पुनः बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? नई वैन भी मिल जाएगी। पाटिल को बुला। किधर मरा पड़ा है? कल ही शोरूम में नई मेटाडोर वैन लेकर आया, जल्दी बुला उसे। एक दौड़ता हुआ उस झोपड़े में गया। वहाँ से फिर 35 बरस का पाटिल निकला। तेरी नई वैन किराए पर लेनी है साहब लोगों ने, बात कर ले। मेरी वैन तो। पाटिल पास आकर ठिठका। अयूब और जमीर ले गए हैं। किधर? पता नहीं, सुबह जमीर आया था, कह रहा था 10-12 दिनों में वैन लेकर आ जाएंगे। पाटिल ने कहा। और तूने वैन दे दी? नई गाड़ी, एक पैसा भी नहीं कमाया और तूने दे दी? मैं कहाँ देता? ज़मीर तो मुझे बताने आया था। वैन लेकर नहीं आया कि मैं वैन पकड़ लेता। उसने बताया और चलता बना। मुझे तो अपनी चिंता है कि बिना वैन के घर जाऊंगा तो मेरे बाप ने मुझे चैन से नहीं जीने देना।
अयूब और जमीर गए कहाँ हैं? मुझे क्या पता, जाना ही था तो दूसरी गाड़ी ले जाते, मेरी नई वैन ले जाने की क्या ज़रूरत थी? पाटिल ने उखड़े स्वर में कहा। मुझे तो लगता है कि मुंबई से बाहर निकल गए। देवराज चौहान और जगमोहन पाटिल को एक तरफ ले गए। तेरे को जमीर सिंह ने कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रहा है, जगमोहन बोला। नहीं बताया। पाटिल ने दोनों को गहरी निगाहों से देखा। लेकिन बात क्या है? वो हमारा कीमती सामान तुम्हारी नई वैन में लाद कर भाग गया है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। समझा बात? समझा, उसने सिर हिलाया। लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। रात को अयूब मेरी वैन लेकर चला गया, मुझे बताया भी। हमें मालूम है तुम सच कह रहे हो, तुम ही बताओ कि उसे कहाँ ढूंढे। मुझे क्या पता कि अयूब खान का तो आगे पीछे कोई नहीं है, जमीर सिंह किधर रहता है? उसके भाई भाभी हैं, उनके साथ ही रहता है। चल हमारे साथ। कहाँ? चल तो अभी पता चल जाएगा। देवराज चौहान और जगमोहन उसी गली के मोड़ पर खड़े थे। पाटिल गली में ज़मीर सिंह के भाई के पास गया था। पाटिल ही बेहतर था ज़मीर के भाई से बात करने के लिए। आधे घंटे बाद पाटिल लौटा। पता चल गया। आते ही पाटिल बोला, जमीर सिंह सुबह अपने भाई को कहकर गया है कि वो रानो जा रहा है। रानो? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, महीने बाद आने को कह गया है। मेरी वैन का तो कबाड़ा कर देंगे महीने में, लंबा सफ़र है। रानो नाम की जगह कहाँ है? सीमा के पास बता रहा था वो, पहाड़ों में। भूल गया, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। ज़रूरत नहीं, देवराज चौहान ने कहा। तुम जाओ। पाटिल चला गया। अयूब खान और ज़मीर सिंह सारी दौलत लेकर रानो भाग गए। रानो के बारे में पता कर गया मैं वहाँ पहुँचना चाहिए। पहले ताराचंद से मिलना है, देवराज चौहान ने कहा। ताराचंद से? हाँ, वो महाबलेश्वर में अपनी दौलत के आने का इंतज़ार कर रहा होगा। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी नजर आने लगी। क्या कहोगे उसे? कुछ तो कहना ही होगा, देवराज चौहान ने कहा। वो तुम्हें बेईमान भी कह सकता है। जब तक उसे उसकी दौलत नहीं मिलेगी, उसकी नज़रों में देवराज चौहान बेईमान ही रहेगा। जगमोहन का चेहरा गुस्से से भर उठा, परंतु वो चुप रहा। तुम ताराचंद के पास हो आओ, तब तक मैं रानो के बारे में पता करता हूँ, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान शाम को महाबलेश्वर में उस जगह पर पहुंचा जिसका पता ताराचंद ने दे दिया था उसे। वो शांत और खुली जगह थी। छोटी सी पहाड़ी के नीचे वो जगह थी। काफ़ी बड़ी जगह पर चारदीवारी की हुई थी। बीच में छोटा सा बंगला बना हुआ था जिस पर सादा सा पीला रंग किया हुआ था। बाहर बड़ा सा गेट था जहाँ कोई नाम नहीं लिखा था। देवराज चौहान ने ज़रा से खुले गेट से भीतर प्रवेश किया। सीधा रास्ता बंगले तक जा रहा था। वीरान सी जगह लग रही थी आसपास की। कोई फूल पौधा नज़र नहीं आ रहा था, शायद इसलिए कि यहाँ पर कोई रहता नहीं था और ताराचंद अपनी पत्नी के साथ आज ही यहाँ पहुँचा था। देख रेख होगी तो ये जगह धीरे धीरे खूबसूरत हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए देवराज चौहान ने बंगले को देखा। वो नज़र आ गई थी उसे। पहली मंजिल के कमरे की खिड़की पर खड़ी वो उसे ही आता देख रही थी। फिर खिड़की से हट गई। वो ताराचंद को उसके आने की खबर देने गई होगी। देवराज चौहान जब बंगले तक पहुंचा तो मैडम तारा मुख्य द्वार पर आ पहुंची। स्वागत है। मैडम तारा खुलकर मुस्कुराई। सच बात तो ये थी कि मुझे आशा नहीं थी कि तुम आओगे। मैं तो सोच रही थी कि तुम सारी दौलत लेकर भाग गए, क्योंकि शाम हो रही है, दिन ढल चुका है। लेकिन ताराचंद को पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर आओगे। वो तुम्हारी तारीफ़ करता नहीं थकता। उसका विश्वास जीत गया। ताराचंद कहाँ है? ऊपर। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुंबई से महाबलेश्वर का सफ़र आराम से तय किया उसने। पैसा कहाँ है? ताराचंद के पास चलो। लेकिन पैसा? मुझे ताराचंद से बात करनी है और मैं तुमसे पैसे के लिए पूछ रही हूँ कि वो किधर। वो ताराचंद ने मुझे दिया था, इस बारे में उसी से बात करूँगा, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। मैडम तारा ने देवराज चौहान को घूरा और फिर सिर हिलाकर पलटते हुए कह उठी, आओ। ताराचंद पहली मंजिल के कमरे में बेड पर आरामदेह तकिया लगाए बैठा सा था। देवराज चौहान ने जब भीतर प्रवेश किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैडम तारा दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई थी। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोपहर तक आ जाओगे, ताराचंद बोला। बैठो। तारा ताराचंद क्या उठा। तुम सारी दौलत को उसी कमरे में रखवा दो जहाँ मैंने तुम्हें। देवराज चौहान खाली हाथ आया है, दौलत नहीं लाया, मैडम तारा ने अजीब से स्वर में कहा। कोई बात नहीं, ताराचंद ने सिर हिलाया। किसी सुरक्षित जगह रखकर इधर आया। ज़्यादा बातें ना बनाओ, इससे पूछो कि पैसा कहाँ है, मैडम तारा तेज स्वर में बोली। ताराचंद ने देवराज चौहान को देखा। तारा जल्दबाज है, सब्र नहीं है इसमें। ताराचंद क्या उठा। ये चाहती है हर काम फ़ौरन हो जाए, इसे इसकी मतलब की बात तुरंत पता चल जाए। इसकी जल्दबाजी की वजह से कभी नुकसान भी होता है तो कभी फ़ायदा हो जाता है। ताराचंद, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी दौलत कुछ दिनों के लिए उधार मांगने आया हूँ। क्या मतलब? ताराचंद के होठों से निकला। मैडम तारा के माथे पर बल पड़ गए। देवराज चौहान ने कश लिया, खामोश रहा। ताराचंद की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ देवराज चौहान? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए तुम्हारी दौलत मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, अमानत के रूप में रखूँगा और महीने के भीतर ही भीतर तुम्हें वापस ला कर दे दूँगा, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा।
लेकिन हुआ क्या? मेरी पहचान वाला मेरे साथ धोखा करके दौलत से भरी वैन लेकर भाग गया, जगमोहन को बेहोश कर। मैडम तारा उसी पल व्यंग्य से हंसी। चुप रहो। ताराचंद दांत भींच कर गुर्रा उठा। मैं आज पहली बार खुद को लुटी महसूस कर रही हूँ और तुम कहते हो चुप कर जाऊँ? मैडम तारा चीख कर कह उठी। वो दौलत हमारी ज़िंदगी भर की कमाई थी, हमारे बुढ़ापे की लाठी थी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि अब बाकी की ज़िंदगी रानी की तरह बिताऊंगी, लेकिन लेकिन सब कुछ खत्म। चुप रहो। क्यों चुप रहूं? मैडम तारा उससे भी तेज स्वर में चीखी। हम एक ही झटके में महलों से फुटपाथ पर आ गए और तुम कहते हो मैं चुप रहूं? बहुत विश्वास था तुम्हें देवराज चौहान पर, बर्बाद कर दिया इसने तुम्हें। कहता है कि कोई पहचान वाला दौलत से भरी वैन को तो क्या ले नहीं जा सकता? ताराचंद चीखा। नहीं ले जा सकता, ये झूठ बोलता है। इसके मन में बेईमानी आ गई है। हमारी सारी दौलत इसने हड़प ली है और अच्छा बनने के लिए यहाँ का ड्रामा कर रहा है। तुम्हें क्या हो गया? तुम इसकी चालाकी नहीं समझ रहे? वो चीखी। ताराचंद मैडम तारा को देखता रहा। तुम मुझे क्यों घूर? अगर चुप रहो तो मैं देवराज चौहान से बात कर लूँ। ताराचंद अपने गुस्से पर काबू पाता क्या उठा। मैडम तारा ने दांत पीसकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ताराचंद ने देवराज चौहान को देखा। ये सब कैसे हो गया? ताराचंद ने गंभीर बेचैन स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने बताया। अयूब खान को तुम कहाँ ढूंढोगे? ताराचंद ने बेचैन स्वर में पूछा। पता कर लिया है मैंने, वो रानो नाम की किसी जगह पर गया है, देवराज चौहान बोला। रानो? ताराचंद की आंखें सिकुड़ी। तुम जानते हो कि रानो कहाँ है? हाँ, वो खतरनाक जगह है, वहाँ पुलिस भी नहीं टिक सकी। गंभीर अपराध करने वाले जिनके लिए रहने को जगह इस समाज में नहीं रह जाती, ऐसे लोग रानों में रहने चले जाते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। रानो है कहाँ? ताराचंद ने देवराज चौहान को बताया। मैडम तारा दरवाजे के पास खड़ी दोनों को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। क्या पता वो सारी दौलत लेकर रानो न गया हो या फिर रास्ते में उसका प्रोग्राम कहीं और जाने का बन गया हो। कुछ भी हो सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो कि अयूब खान सारा पैसा लेकर भाग गया है? ताराचंद बोला। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झाँका, फिर मुस्कुरा पड़ा। तुम फिक्र ना करो ताराचंद, 1 महीने के लिए मैंने तुम्हारी दौलत उधार ली है। अगर मैं अयूब खान से तुम्हारी दौलत वापस ना ले पाया तो अपने पास से तुम्हें तुम्हारी दौलत का एक एक ज़र्रा दूंगा। ये नहीं कहता कि कहीं डकैती करूंगा और तुम्हें दूंगा। ये कह रहा हूँ कि मेरा अपना पैसा मेरे पास रखा है, वो दूंगा तुम्हें, लेकिन 1 महीने के बाद। पहले तेरी दौलत की तलाश करूंगा। ये 1 महीना तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर बिताना होगा। ताराचंद ने सिर हिलाया, फिर व्याकुल सर में क्या उठा। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, करीब महीने तक आऊँगा तुम्हारे पास, कहकर देवराज चौहान उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खूब। मैडम तारा देवराज चौहान को देखती कड़वे स्वर में क्या उठी। ताराचंद को कितनी खूबसूरती के साथ तुमने बेवकूफ़ बनाकर कंगला कर दिया, साथ में मुझे भी बर्बाद। उसकी बात सुनने के लिए देवराज चौहान रुका नहीं, बाहर निकलता चला गया। मैडम तारा ने पाँव पटक कर खा जाने वाली नज़रों से ताराचंद को देखा। तुम्हें अब मान लेना चाहिए कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो। मैडम तारा गुर्रा उठी। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, ताराचंद थके स्वर में बोला। तुमने देवराज चौहान को जाने दिया? करता भी क्या? गोली मार देते, उससे क्या हो जाता? वो मर जाता, हमारा पैसा तो वापस नहीं मिलता। हो सकता है वो सच कह रहा हो, वो झूठ कह रहा है। मैडम तारा ने दांत भींच कर कहा। उसने हमारा पैसा दबा लिया है। ताराचंद ने उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में क्या उठा। तुम्हारी तरह मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता, सही वक्त आने का इंतज़ार करता। वो हमें कंगला कर गया। उधर पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे अपने साथी बगावत पर आ चुके हैं, वो तुम्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। तुम्हारे पास अब पैसा भी नहीं रहा कि जिसके दम पर कहीं दूर भागकर अपनी ज़िंदगी बिता सको। मैडम तारा का गुस्सा उसके चेहरे को लाल सा कर रहा था। गुस्से से वो 50 की अपेक्षा 65 की लगने लगी थी। तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। देवराज चौहान ने ख़त्म कर दिया हमें, हम वो ऐसा है नहीं। अगर सच में देवराज चौहान ने मेरे से बेईमानी की है तो ये मेरे लिए भी हैरानी की बात है। ताराचंद ने बेहद शांत, बेहद गंभीर आवाज़ में कहा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता कि मैं बर्बाद हो गया या फुटपाथ पर आ गया। अभी ताराचंद में बहुत जान है। पैसा मेरे हाथों का मैल है और तुम्हारे जैसे सरगना के साथ रहकर मैं अपनी और ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैडम तारा ने दांत भींच कर कहा। ताराचंद ने आंखें सिकुड़कर उसे देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा। क्या चाहती हो? मैं अब जाऊंगी, अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। तुम्हारे साथ रही तो पुलिस या तुम्हारे साथी मुझे भी मार देंगे, उसने गुस्से से कहा। आदमी औरत का रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं बनता, बनाया जाता है। तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ। मैडम तारा पलटी और बाहर निकल गई। ताराचंद कुछ पलों तक खुले दरवाजे को देखता रहा, फिर आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर शांति थी। फिर हौले से उठा और घायल होने के बावजूद भी चहलकदमी करने लगा। अब बेचैन से लगने लगा था ताराचंद। मैडम तारा लोहे के गेट से बाहर निकली और रास्ते पर आगे बढ़ गई।
कुछ आगे जाकर उसने गर्दन घुमाकर बंगले को देखा और कपड़ों से मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर मिलाते हुए पुनः आगे बढ़ गई। पहली बार में ही लाइन मिल गई। हेलो। उधर से आती मर्द की आवाज़ कानों में पड़ी। बुंदेला। चलते चलते मैडम तारा ने फ़ोन पर धीमे स्वर में कहा, ओह तुम हो, कैसी हो? मैडम तारा कभी भी ख़राब नहीं होती, ठीक ही रहती है, कहते हुए उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। ठीक चल रहा है? बुंदेला ने कभी भी कोई मामला ख़राब नहीं होने दिया। जानती हूँ। कहाँ हो इस वक्त? मुंबई से बहुत दूर। और वो सब? वो भी मेरी नज़रों में है वो। अच्छा ही हुआ वो दोनों वैन ले भागे, हमें तकलीफ़ नहीं करनी पड़ी। बुंदेला के हंसने की आवाज़ आई। तुम्हारे मन में बेईमानी तो नहीं आई? क्या बात करती हो तारा, तुम्हारे लिए तो ये सब किया है, वरना मैं इस काम में हाथ नहीं डालता। दौलत के लिए नहीं किया। मैडम तारा के होठों पर मुस्कान उभरी। पहले तुम्हारे लिए, तारा के लिए, फिर दौलत के लिए। बहुत गुण गा रहे हो मेरे, तुम हो ही ऐसी। मैडम तारा के होठों पर गहरी मुस्कान आ ठहरी। ताराचंद किधर है? छोड़ दिया मैंने उसे। भाग आई? नहीं, कह कर आई हूँ कि ताकि मेरी तलाश ना करे। आने दिया उसने? इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था? वो अकेला रह गया है। पुलिस और उसके साथी उसके दुश्मन बन चुके हैं। कभी वो ताकतवर सरगना होता था बुंदेला, लेकिन आज कमज़ोर हो चुका है। ताराचंद की हालत का मुझे सच में अफसोस है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। अब मैं आज़ाद हूँ। तुम हो मेरे साथ? क्यों नहीं? वो दौलत हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। बेशक मौका लगे तो अयूब खान और ज़मीर को ख़त्म कर दो। उन्हें ख़त्म करना आसान काम है, जब मौका मिलेगा ख़त्म कर दूंगा। मैं कहाँ पहुँचूँ कि तुम मिल जाओ? बुंदेला ने बताया। ठीक है, कल तक तुम तक पहुँच जाऊँगी। मुझे फ़ोन पर बता देना कि तुम वहाँ से कितने आगे पहुँच गए हो, ताकि मैं तुम तक आ सकूँ। 1 घंटे में मुंबई से चल दूँगी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर भी अयूब खान की तलाश में निकल चुका है। उसका कहना है कि अयूब खान दौलत लेकर रानों की तरफ गया है। मैडम तारा ने कहा। शायद देवराज चौहान ठीक ही कहता है। बुंदेला की आवाज़ कानों में पड़ी। यह रास्ता रानों की तरफ ही जाता है। हाँ, शायद वो रानों जैसी खतरनाक जगह पर ही जा रहे हैं। रानों पहुंच गए तो दौलत हासिल करने में परेशानी आ जाएगी। मैडम तारा बोली। मैं इन्हें दौलत के साथ रानों नहीं पहुंचने दूंगा। कल तक तुम मेरे पास आ ही जाओगी। उस वक्त फैसला ले लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक लगा मुझे तो इन्हें मैं पहले ही ख़त्म कर दूंगा। ओके, कल मिलूंगी। मैडम तारा ने कहा और फ़ोन बंद करके कपड़ों में रख लिया। आगे बढ़ती चली गई। वो ये ना देख सकी कि बंगले के कमरे की खिड़की पर खड़ा ताराचंद आंखें सुकोड़े शक भरी नज़रों से उसे ही देख रहा है। अगर ताराचंद को खड़े देख लेती तो वह अवश्य सतर्क हो जाती। मेरे को छोड़कर बंगले से बाहर निकलते ही तारा ने किसी को फ़ोन किया। किसे? ताराचंद बड़बड़ा उठा। खिड़की पर खड़े ताराचंद की नज़रें तारा पर ही टिकी रहीं, जो कि अब नज़रों से ओझल होती जा रही थी। ताराचंद होठ भींचे देर तक खिड़की पर ही खड़ा रहा। शाम का अंधेरा फैलना आरंभ हो गया था। अयूब खान की आंख खुली। शाम हो रही थी। डूबते सूरज की तेज किरणें वैन के भीतर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो उठ बैठा, बाहर से पसीना साफ किया। वैन रुकी हुई थी। अयूब खान ने बाहर झांका। जंगल जैसी जगह पर वैन रुकी हुई थी। सामने ढाबा नजर आ रहा था। जमीर सिंह एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठा दिखा। 3-4 ट्रक भी वहाँ खड़े थे। ट्रक वाले चारपाइयों पर बैठे खाना खा रहे थे। एक तरफ एसटीडी का पीला बूथ लगा नजर आ रहा था। अयूब खान दरवाज़ा खोलकर मैटाडोर वैन से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद किया। 15 कदमों के फासले पर चौड़ी सड़क दोनों तरफ आते जाते दिखाई दे रही थी। वो चाय और नमकीन मटर खा रहा था। कौन सी जगह है ये? बैठते हुए अयूब खान ने पूछा। जमीर सिंह ने बताया और आवाज़ मारकर एक और चाय बनाने को कहा। हम देवराज चौहान की नज़रों से बचकर आ गए। अयूब खान मुस्कुराया। हाँ, अब वो कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा और हम इस दौलत से मज़ेदार ज़िंदगी बिताएंगे। जमीर सिंह ने चाय का घूंट भरा, चुप रहा। तू तू चुप क्यों है? मुंबई फ़ोन किया था मैंने स्टैंड पर, पाटिल से बात हुई। जमीर सिंह गंभीर स्वर में बोला। क्या? अयूब खान उसे देखने लगा। पाटिल ने बताया कि 2 लोग हमें तलाश करते स्टैंड पर आए थे। उसने जो हुलिया बताया वो देवराज चौहान और जगमोहन से मिलता है। जमीर सिंह के चेहरे पर गंभीरता थी। ओह, फिर? पाटिल ने उन्हें बताया कि हम उसकी नई वैन ले गए। उससे देवराज चौहान को मेरे बारे में पता लगा, मेरे भाई के बारे में पता लगा, तो पाटिल के साथ देवराज चौहान मेरे भाई के पास गया और तेरे भाई ने बता दिया कि हम रान हो गए हैं। अयूब खान ने दांत भींचकर कहा। जमीर सिंह ने सहमति से सिर हिलाकर कहा। भाई को क्या पता था कि क्या चक्कर है? अयूब खान खा जाने वाली नज़रों से उसे देखता रहा। मेरे को नहीं पता था कि इस तरह गड़बड़ हो जाएगी। मुझे भाई को नहीं बताना चाहिए था कि हम रानो जा रहे हैं। अयूब खान के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी, परंतु उसने सब्र से काम लिया कि इतनी दौलत पास होने पर उसने सोच समझकर आगे बढ़ना है। चुप क्यों हो गया? जमीर सिंह ने पूछा। तभी छोकरा चाय का गिलास रख गया।
अयूब खान ने गिलास उठाकर घूंट भरा। हम रानो नहीं जाएंगे, अयूब खान बोला। क्यों? वहाँ देवराज चौहान पहुँच सकता है। अयूब, जमीर सिंह पहलू बदलता बेचैनी से बोला, इतनी दौलत के साथ और कहाँ जाएंगे? रानो में अमर कौन है? गोमेद लाल, भाई का साला, रानो में दमखम रखता है। जमीर सिंह बोला, वो हमारी सहायता करेगा। इतनी बड़ी दौलत हमारे साथ है, क्या वो दौलत पर हाथ नहीं डालना चाहेगा? जमीर सिंह के होठ बिछ गए। कहता तो तू ठीक है। कुछ क्षणों के बाद जमीर सिंह सोच भरे स्वर में बोला, लेकिन हम रानो ही जाएंगे। कोई सुरक्षित जगह तलाश करके दौलत को वहाँ रख देंगे, लेकिन जाएंगे रानो। रानो ही क्यों? अयूब खान की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान हमारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला, जमीर सिंह सिर हिलाकर कह उठा। रानो आ रहा है देवराज चौहान, और हम पहले ही रानो पहुंचकर गुमेद लाल की सहायता से देवराज चौहान को घेर कर खत्म कर देंगे। बच्चों जैसी बात मत कर, देवराज चौहान पर हाथ डालना असंभव। ये काम हम नहीं, गुमेद लाल करेगा, वो रानो में दम रखता है। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या तू चाहता है कि दौलत साथ रखकर हम हमेशा देवराज चौहान के आ जाने से डरते रहें? अयूब खान ने दांत बींच लिए। चाय पी, ठंडी हो रही है। अयूब खान ने घूंट भरा। पैसा कहाँ रखेंगे? अयूब खान ने पूछा। देख लेंगे, किसी ऐसी जगह पर पैसा रखेंगे जो जगह हम दोनों को पसंद हो। जमीर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन गोमेद के सामने पैसे का जिक्र भी नहीं करना है। उसे यही कहना है कि देवराज चौहान हमारे लिए खतरा बना है, उसे खत्म करना है। पैसा देकर गोमेद की नीयत बदल जाएगी, वो हरामी है साला। पहले इस बात का ध्यान नहीं आया? अयूब खान ने उसे घूरा। नहीं, जल्दबाजी में ठीक से सोच नहीं सका। अयूब खान ने चाय का घूंट भरते हुए इधर उधर देखा। रात को कहीं आराम करना है या सफ़र जारी रखना है? अयूब खान ने पूछा। इतनी दौलत पास होते हुए रखने का कोई मतलब नहीं। रास्ते में ज़्यादा नींद आएगी नहीं, 2-3 घंटे आराम कर लेंगे। जमीर सिंह एकाएक मुस्कुरा कर कह उठा। मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, वहीं रहूंगा। सुना है वहाँ अपने देश के बहुत लोग रहते हैं। मैं पाकिस्तान जाऊंगा पैसा लेकर। पाकिस्तान? हाँ, वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं। इधर तो अपना कोई है नहीं, कोई अच्छा सा काम कर लूँगा। तू आना मेरे पास इंग्लैंड में। जमीर सिंह मुस्कुराया। क्यों नहीं, लेकिन पहले देवराज चौहान नाम की इस मुसीबत से छुटकारा तो पा लें। साला रानो में बुरी मौत मरेगा, जमीर सिंह कड़वे स्वर में कह उठा। तू पहले रानो आया कभी? अयूब खान ने पूछा। 5-6 साल पहले गोमेद के साथ ही रानो आया था, जमीर सिंह ने कहा। गोमेद किसी काम से तब मुंबई आया था, 4 दिन हमारे घर पर ही रहा था। वो हमारे पास ही आकर टिकता है। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। उस ढाबे से जब वे चले तो बिना रुके अब तक सफ़र जारी रखा था। जब उन्हें नींद के झोंके आने लगे और नींद भी महसूस होने लगी तो उन्होंने वैन को सड़क के किनारे जंगल जैसी जगह में उतारा और इंजन बंद करके भीतर ही 1-2 घंटे की नींद लेने की चेष्टा में लग गए। मैं पाकिस्तान जाकर शादी कर लूँगा, अयूब खान बोला। वो तो मैं भी करूँगा, जमीर सिंह मुस्कुराया। लेकिन इंग्लैंड में करूँगा, गोरी चिट्टी से। सारी ज़िंदगी गरीबी में बिता दी, अब ऊपर वाले ने 2 पैसे हाथ में दिए हैं। बहुत करामाती है ऊपर वाला। सो जा, सुबह फिर सफ़र करना है। कब तक पहुँचेंगे रानो? सीधे जाते तो कल दोपहर बाद तक रानो पहुंच जाते, लेकिन इस पैसे को भी तो कहीं छिपाना है। कहाँ छिपाएगा? मजीरा में। मजीरा? रानो से पहले मजीरा नाम की जगह आएगी। मेरे ख्याल में वो जगह दौलत छिपाने के लिए सबसे बेहतर रहेगी, जमीर सिंह ने कहा। कैसी है वो जगह? ज़्यादा नहीं देखा मैंने मजीरा, वैसे खतरनाक जगह है। वहाँ सरकार का भी ज़्यादा दखल नहीं है। चूँकि सीमा के पास लगती है मजीरा, इसलिए सीमा पार का दखल भी मजीरा में रहता है, जमीर सिंह बोला। वहाँ गली मोहल्ले नहीं है, अपनी अपनी पसंद की जगह पर रहने वालों ने बसेरा डाल रखा है। वहाँ ऐसी आदिवासी जातियाँ भी रहती हैं जो कि कभी मजीरा से बाहर नहीं निकली। पहले वो नंगे ही घूमते थे, लेकिन बाहरी लोगों के आ जाने की वजह से उन्हें पहनने को कपड़े मिलने लगे। बहुत कुछ है वहाँ, मैं तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं समझा सकता। ऐसी जगह पर पैसा रखना ठीक रहेगा? हाँ, वो जगह ठीक रहेगी। वो जगह है ही ऐसी, वहाँ किसी को भी हवा नहीं मिलेगी कि उधर कुछ रखा है। तुझे पता होगा, तूने मजीरा देखा, मैंने देखा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे नींद के आगोश में वे दोनों जाने लगे। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अयूब खान को वैन के बाहर हल्की सी सरसराहट मिली। फ़ौरन ही नींद से भरी आंखें खुल गईं उसकी। नज़र वैन के बंद शीशे से बाहर पड़ी। अंधेरे में कोई भागता सा दिखा। 2 पलों में ही पेड़ों में गुम होता चला गया। भागने वाले का आकार प्रकार वो नहीं देख पाया था, परंतु चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने ज़मीर सिंह को देखा, वो गहरी नींद में लग रहा था। उसने जमीर सिंह को हिलाया। क्या है? वो नींद में डूबा बोला। बाहर कोई है। कौन? जमीर सिंह ने आंखें खोली। पता नहीं, मैंने कुछ आहट सुनी तो बाहर देखा, कोई भागता हुआ पेड़ों में गुम हो गया। जानवर होगा। अयूब खान चुप रहा। तूने देखा था कि वो कौन है? अंधेरे में दिखाई नहीं दिया कि भागने वाला कौन था। जानवर ही होगा, यहाँ सुनसान इलाके में आधी रात को कौन आएगा? कहने के साथ ही जमीर सिंह ने पुनः आंखें बंद कर ली। अयूब खान की नज़रें अंधेरे में बाहर ही घूमती रहीं, होंठ भिंचे रहे। पहुँच गए मजीरा।
जमीर सिंह क्या उठा। दोपहर के 12 बज रहे थे। सूर्य तेज था, परंतु आसमान में लहराते काले बादलों के टुकड़े जब सूर्य के सामने आ जाते तो तब जैसे हवा के ठंडी होने का एहसास होने लगता था। अयूब खान और जमीर सिंह जब वैन के साथ एक पुलिया से निकले तो जमीर ने कहा। अयूब खान ने हर तरफ नजर दौड़ाई। वो सिर्फ 10-12 फीट चौड़ी कच्ची पक्की सड़क थी। पहाड़ी इलाका लगा उसे। एक तरफ पेड़ थे तो दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर। कहीं कहीं छोटा सा पहाड़ सिर उठाए दिखाई देने लगता तो कभी छोटी छोटी खाइयाँ। सुनसानी का आलम था हर तरफ। कोई भी वाहन आता जाता नजर नहीं आ रहा था। कभी कभार किसी पक्षी के बोलने चहचहाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ जाती थी। मजीरा पर लोग रहते नहीं हैं क्या? अयूब खान ने पूछा। रहते हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा, पूरा सुनसान है। और ऐसा ही है, मजीरा के लोग बहुत कम बाहर आते हैं, जमीर सिंह ने कहा। तभी बाहर आते हैं जब सामान लाना ज़रूरी हो जाता है। बाहर से लोग नहीं आते इधर, ना के बराबर हम जैसे ही आते। रानों की तरह। मजीरा के पास से रास्ता रानों की तरफ जाता है, जमीर सिंह ने कहा। मजीरा में तो रानों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग रहते हैं, परंतु रानों को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे पास दौलत है तो यहाँ के लोग हमारी लाशों के भी टुकड़े कर देंगे। और हम पैसा लेकर मजीरा जा रहे हैं। कुछ चुप रहकर जमीर सिंह क्या उठा। हम मुख्य मजीरा में नहीं जाएंगे। एक सुनसान रास्ता देखा हुआ है मैंने। जब गोमेद के साथ पहली बार आया था यहाँ तो वो मुझे वहाँ ले गया था। उसने वहाँ एक कार छिपा रखी थी। उस कार पर ही तब रानों तक का सफ़र तय किया था। वो जगह अच्छी है, वैन जैसी जगह है, वैन जैसी चीज़ को छुपाने के लिए। अयूब खान ने ज़मीर सिंह को देखा। वैन छिपानी है? छिपानी पड़ेगी तो हम रानों तक कैसे जाएंगे? उसके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम देखेंगे। वैन ही ले चलें तो? मत भूलो देवराज चौहान पीछे आ सकता है। वैन के दम पर वो हमें ढूंढ लेगा और फिर इतनी बड़ी दौलत को वैन से निकाल कर खुले में रखा जाना तो बिल्कुल ही गलत होगा, जमीर सिंह ने कहा। अयूब खान ने कुछ नहीं कहा। कुछ आगे जाकर जमीर सिंह ने वैन को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। यहाँ किधर? इधर अच्छी जगह है वैन को छुपाने के लिए। अयूब खान ने गर्दन घुमाकर आसपास की जगहों को देखा। मजीरा इसी तरफ है? नहीं, जिस रास्ते को हम छोड़कर इधर मुड़े हैं वो रास्ता मजीरा तक जाता है। 4-5 किलोमीटर उस सड़क पर आगे जाने पर मजीरा की आबादी शुरू हो जाती है। अयूब खान बेचैनी से पहलू बदलने लगा। जमीर, बोल। मेरा दिल नहीं कर रहा इतनी बड़ी दौलत को यहाँ अकेले छोड़ जाने को। चिंता क्यों करता है? मुझे तो लगता है कि पैसे के साथ ऐसी जगह पर आकर शायद गलती की है हमने। वहम में मत पड़। मैं दौलत के पास रह जाता हूँ, तू रानो चला जा। तू मेरे साथ ही रानो जाएगा। दौलत की फिक्र मत कर। जहाँ वैन रखेंगे वहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की नज़र ना पड़े? वो जगह देखना तब कहना। परंतु अयूब खान परेशान ही रहा। दौलत की उसे चिंता लग गई कि उसे यहाँ अकेले में छोड़कर जाना क्या ठीक रहेगा। किसी की नज़र पड़ गई तो? इस वक्त सीधी धूप उन पर पड़ रही थी। वो रास्ता ऐसा था कि वैन नीचे की तरफ जा रही थी, ढलान थी। कुछ देर बाद ढलान खत्म हुई तो बेहद सकरा सा रास्ता शुरू हो गया, जिसके एक तरफ खाई थी। जरा सा चूके नहीं कि नीचे गिरे। अयूब खान ने होंठ भींच लिए। जमीर सिंह सावधानी से वैन हौले हौले ड्राइव करता रहा। 10 मिनट बाद वो रास्ता जंगल में जाकर खुला। घना अंधकार में जंगल था वो। सूर्य की तेज रोशनी भी जंगल की ज़मीन को ठीक से छू ना पा रही थी। कहीं कहीं घने पेड़ों से छनकर रोशनी ज़मीन को लकीर की भांति छू रही थी। जंगल में हवा ना के बराबर थी। वहाँ उनके अलावा किसी की भी मौजूदगी का एहसास न हो रहा था। छाई चुप्पी जैसे मन में डर पैदा कर रही थी। ये कैसी जगह है? वैन को छिपाने के लिए यहाँ से बढ़िया जगह नहीं है। जंगल में देखता रहे, कोई भी भूला भटका इधर आ सकता है और वैन को देख लेगा तुम। अयूब कुछ देर चुप रहे। मैं एक ही बार इधर आया था, रास्ता भी पहचानने दे। अयूब खान ने होंठ भींच लिए। कहीं घना जंगल था तो कहीं कम। जमीर सिंह पेड़ों और झाड़ियों को बचाते वैन को आगे लेता जा रहा था। ज्यों ज्यों वे जंगल में घुसते जा रहे थे त्यों त्यों अंधेरा जैसा महसूस होने लगा था। ज़्यादा देर नहीं लगी वैन को उस जंगल से बाहर आने में। जंगल से निकलती उनकी निगाह सामने नजर आ रहे बहुत बड़े खंडहर पर पड़ी। वो कभी खूबसूरत महल रहा होगा, परंतु अब टूटी फूटी दीवारें या आसमान को जाती लग रही थी। सूर्य की धूप उस खंडहर के ऊपर वाले हिस्से पर पड़ रही थी। नीचे अंधेरा जैसा लग रहा था। वीराने की वजह से अजीब सा डर मन में बैठा जा रहा था। अयूब खान की निगाह हर तरफ जा रही थी। जमीर सिंह ने वैन को एक टूटी दीवार के पास से निकाला और जैसे वैन महल के भीतर प्रवेश करती चली गई हो। मकड़ी के जाले झूलते नजर आ रहे थे। एक भी पंछी वहाँ न दिखा। ये कैसी जगह है? अयूब खान के होठों से निकला। फर्श टूटा फूटा था। वैन रह रहकर उछल रही थी। वैन छिपाकर रखने के लिए जगह कैसी है? जमीर सिंह मुस्कुराया। यहाँ हम जैसा कोई भी आ सकता है। जमीर सिंह ने वैन को एक कमरे जैसी जगह के भीतर ले जाकर खड़ा कर दिया। हाँ, पूरे रास्ते में तूने किसी को देखा? नहीं। तो फिर कैसे सोचता है कि इधर कोई आ सकता है?
इंजन बंद करके जमीर सिंह दरवाज़ा खोलते हुए बोला, गोमेद ने बताया था मुझे कि इस तरफ कोई भी नहीं आता। दोनों वैन से बाहर निकले। कमरे की दीवारों से अधिकतर जगह से प्लास्टर झड़ चुका था। कमरे की छत दो जगह से जरा 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 टूटी हुई थी। वहाँ बन चुकी सुराख जैसी जगह से आसमान चमकता नजर आ रहा था। सन्नाटा ऐसा छाया था कि बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। दोनों की नज़रें मिली। यहाँ पर वैन छोड़ जाते हैं, रानो पहुंचकर गुमेद को बताएंगे कि देवराज चौहान और जगमोहन से हमारी दुश्मनी हो गई है और वो मुंबई से यहाँ तक शायद हमें ख़त्म करने के इरादे से आ रहे हैं। गोविंद उनका पहले से ही कोई के इंतज़ाम करके रखेगा और रानो में दोनों के आते ही उन्हें ख़त्म कर देगा। अयूब खान ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? मुझे जाने क्यों ये सब ठीक नहीं लग रहा। हमें दौलत लेकर रानो की तरफ नहीं आना चाहिए था। जमीर सिंह मुस्कुराया। तूने रानो देखा है? नहीं, मैंने देखा है। उस जगह पर देवराज चौहान की नहीं चल सकती। वहाँ जैसे हर कोई। मुझे इस बेशुमार दौलत को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं लग रहा, अयूब खान खींच कर बोला। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, जमीर सिंह गंभीर स्वर में कह उठा, लेकिन मजबूरी है दौलत को यहाँ छोड़ना। साथ लेगा तो दौलत भी हाथ से जाएगी और जान भी। गोमेद भरोसे वाला आदमी है, भाई का साला है वो, लेकिन इस बेशुमार दौलत को देखते ही वो सारे रिश्ते भूल जाएगा, हमें ख़त्म कर देगा दौलत के लिए। अयूब खान ने कुछ नहीं कहा। चलें, जमीर सिंह बोला। मजीरा पहुंचकर रानों तक जाने के लिए कोई सवारी देखते हैं। अयूब खान ने वैन को ऐसे देखा जैसे उस बेशुमार दौलत से हमेशा के लिए अलग हो रहा हो। कुछ पैसे ले लें, खाली जेब है हम। जमीर सिंह ने मैटाडोर वैन का पीछे वाला दरवाज़ा खोला, नोटों वाले बक्से से हज़ार हज़ार के नोटों की 3 गड्डियाँ निकाली और दरवाज़ा बंद करके वैसे ही लॉक कर दिया। एक गड्डी अयूब खान ने जेब में ठूस ली और 2 जमीर ने रख ली। वैन के बाकी के दरवाजे भी लॉक कर दिए। जमीर, अयूब खान बोला, अगर कोई इस तरफ आ गया तो वो वैन को ले जा सकता है। तो वैन के चारों पहियों में से 2 को पंचर कर दें, तब कोई यहाँ से वैन को ले जा नहीं सकेगा। बीच में रखी दौलत को तब कोई ले जाना चाहकर भी नहीं ले जा सकेगा। कितना बोझ उठा लेगा? अयूब खान बोला। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो कहीं से 2 स्टेपनी लेते आएंगे, स्टेपनी दूसरी लगा लेंगे। यहाँ मिल जाएगी स्टेपनी? मजीरा में मिल जाएगी। जमीर सिंह ने सिरे लाया। चल 2 पहिए पंचर करते हैं। 10 मिनट लगाकर दोनों ने वैन के आगे के दोनों पहिए पंचर कर दिए। कोई वैन के पास आ गया तो पंचर पहिए वाली वैन को वो इतनी दौलत के साथ ले जा नहीं सकेगा। अब ठीक है, अयूब खान ने सिर हिलाया। उसके बाद दोनों उस खंडहर से निकले और जंगल की तरफ बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए दोनों रह रहकर गर्दन घुमाकर खंडहर को देख लेते थे। इस दुनिया की जान, बेशुमार दौलत को वो यूं ही छोड़कर जो चल पड़े थे। एक छोटा सा पत्थर उस रास्ते पर लुढ़का हुआ आया। मध्यम सी आवाज़ हुई। यह पहली आवाज़ थी जो कि उन्हें इस वीराने में सुनाई दी थी। अयूब और जमीर ठिठके, नज़रें फ़ौरन आसपास घूमी। दिल धड़क उठे थे उनके। आखिर कौन है यहाँ? क्या उसने उन्हें दौलत से भरी वैन को उन खंडहरों में रखते देख लिया था? ऐसा था तो वे वैन को बचाकर ले जा भी नहीं सकते, क्योंकि आगे के दोनों पहिए उन्होंने पंचर कर दिए थे। उनकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। कोई नज़र नहीं आ रहा, अयूब खान बोला। कोई है ज़रूर। दोनों जंगल से निकलकर उस रास्ते पर जा रहे थे जो कि आते वक्त ढलवां था और अब उन्हें चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ छोटा सा पहाड़। यूं ही पत्थर कहीं से सरक आया होगा। जमीर सिंह ने ऊपर छोटे से पहाड़ की तरफ देखा। अगले ही पर हड़बड़ाकर चीखा, वो देख! ओ! तभी कोई जमीर सिंह के ऊपर आ गिरा और उसके साथ रास्ते पर लुढ़कता चला गया। अयूब खान अजीब हाल में ठगा सा खड़ा देखता रह गया। जमीर सिंह पर कूदने वाला कोई युवक था, 17-18 साल का युवक। वो कोई आदिवासी जैसा लग रहा था। उसके बाल ऊपर की तरफ उठे लग रहे थे, कान बड़े बड़े थे, रंग से काला। आंखें सफ़ेद सी चमक रही थी उसके चेहरे पर। मोटे मोटे होंठ, 5 फीट का कद था। गले में लोहे जैसी किसी चीज़ की माला पहन रखी थी। कमर पर लंगोट की तरह कपड़ा लपेट रखा था। नंगे पाँव था वो। जमीर और वो आदिवासी ठिठके लुढ़कते हुए। आदिवासी फौरन उछलकर खड़ा हो गया, लंगोट के साथ फंसा रखा चौड़े फल वाला चाकू निकालकर ज़मीर पर झपटा। जमीर ने घबराकर लेटे लेटे 2-3 करवटें ले ली। वो चाकू के साथ नीचे आ गिरा। जमीर ने उसी क्षण नीचे पड़ा पत्थर उठाकर उस पर मारा। आदिवासी के होठों से करहा निकली। वो माथे पर हाथ रखते हुए एक कदम लड़खड़ाया। इतना वक्त बहुत था जमीर के लिए। जमीर सिंह उछलकर खड़ा हो गया। वो गुस्से में भी था और घबराया हुआ भी। आदिवासी चाकू थामे मुकाबले के लिए तैयार हो गया था। क्या चाहते हो? जमीर सिंह ने गुस्से से कहा। यह हमारा इलाका है, आदिवासी युवक टूटी फूटी भाषा में बोला। तुम यहाँ क्यों आए? हम रास्ता भटक गए। तुम लोग का यहाँ आना मुझे पसंद नहीं। तुम कौन हो? मैं यहाँ के सरदार का लड़का हूँ, ये जगह हमारी है। जमीर सिंह कुछ पलों तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं? बस्ती में। मुझे तो बस्ती नज़र नहीं आ रही, वो दूर है। मैं टहलता हुआ इधर आ निकला हूँ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में बोला। अकेले हो तुम? हाँ, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं। मैं
तब तक अयूब खान भारी पत्थर उठाए उस आदिवासी युवक के पास दबे पांव वहां पहुंचा था। जमीर सिंह उसे आते देख रहा था, तभी तो उसे बातों में लगा लिया था। अयूब खान ने पूरी ताकत से वो पत्थर आदिवासी युवक के सिर पर मारा। उसका सिर फट गया। उसी पल खून ही खून बहता नजर आने लगा। वो दूसरे ही पल नीचे जा गिरा, मर गया था। उसका सिर बुरी तरह फट गया था। जमीर सिंह ने गहरी सांस ली। यहाँ तो बहुत खतरे हैं, हाफता सा अयूब खान बोला। मजीरा पर ऐसे कई आदिवासी कबीले हैं। कोमेद बताता था कि अब तो ये बाहरी लोगों के आ जाने की वजह से बहुत हद तक सभ्य हो गए, वरना पहले तो ये बाहरी लोगों को मार कर खा जाते थे। अयूब खान ने सूखे ओठों पर जीभ फेरी। आगे बढ़कर उस आदिवासी युवक का चाकू उठा लिया। खतरनाक चाकू था। उसने चाकू को अपने कपड़ों में रख लिया। यह आदिवासी युवक अपने को सरदार का बेटा बता रहा था। अगर इसकी बस्ती वालों ने हमें देख लिया तो बदले के तौर पर हमें मार कर ही दम लेंगे। जमीर सिंह ने जल्दी से बोला, यहाँ से निकल चल। अगले ही पल अयूब खान और जमीर भागने वाले अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। तू मुझे गलत जगह ले आया। अयूब खान क्या उठा। सब ठीक है, घबरा मत। मुझे तेरी बात मानकर इस तरफ नहीं आना चाहिए था। दिल्ली, मुंबई, बंगलौर कहीं भी चले जाते, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए था मुझे। अयूब खान गुस्से से बोला, तू खामा चिंता कर रहा है। 2-4 दिन की बात है। अगर देवराज चौहान हमारे पीछे रानो आ रहा है तो गोमेज से कहकर देवराज चौहान को ख़त्म कर देंगे। फिर मैं अपने हिस्से की आधी दौलत लेकर इंग्लैंड चला जाऊँगा। तूने भी तो पाकिस्तान जाकर बस जाना है। इतने बड़े काम में थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही है। अयूब खान दांत भींचकर रह गया। दोनों तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। बुंदेला, 45 बरस का सख्त शरीर और खतरनाक इरादों वाला इंसान। 5.5 फीट कद, चौड़े कंधे। शरीर को देखकर ही लगता था कि इसमें जान है। 15 सालों से मुंबई अंडरवर्ल्ड के खतरनाक सरगना ताराचंद के लिए काम कर रहा था। खतरों से बड़े सैकड़ों काम किए थे उसने ताराचंद के लिए। ताराचंद का विश्वास जीता बुंदेला ने, और चुपके से ताराचंद की पत्नी मैडम तारा को भी जीत लिया। ताराचंद ने बुंदेला को इज्जत क्या बख्शी, मैडम तारा ने भी उसे आंखों में बसाना शुरू कर दिया। और आंखों के बाद मैडम तारा बुंदेला की बाहों में भी बसती चली गई। लेकिन यह खतरनाक बात थी, ताराचंद को ज़रा भी शक हो जाता तो वो दोनों को गोलियों से उड़ा देता। इस बात का एहसास मैडम तारा को भी था और बुंदेला को भी। करीब 5 साल तक चोरी छिपे चल रहे इस प्रेम को तोड़कर दोनों ने अलग होना चाहा, परंतु जल्दी उन्हें महसूस हो गया कि वे एक दूसरे को चाहते हैं, अलग नहीं हो सकते। तब पहली बार उन्हें लगा कि ताराचंद उनकी ज़िंदगी में कांटा बन गया है। ताराचंद से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने योजना बनाई। बुंदेला ने गैंग के दूसरे लोगों को ताराचंद के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उधर मैडम तारा भी ताराचंद को गलत सलाहें देने लगी। ताराचंद के काम बिगड़ने लगे, आदमी मरने लगे। पुलिस की दौड़ उसके खिलाफ तेज़ हो गई। तो बुंदेला खामोशी से फ़ोन पर पुलिस को ताराचंद के बारे में खबरें देने लगा। सब काम उल्टे होते देखकर ताराचंद परेशान रहने लगा था। वो समझ नहीं पाया कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। वो सोच भी नहीं सकता था आशिकी में डूबी मैडम तारा ही उसकी जड़ों को काट रही है। साल भर लगा और ताराचंद को हर तरफ खतरा नजर आने लगा था। ऐसे में मैडम तारा ने सलाह दी कि उसके दुश्मन बहुत हो गए, बेहतर होगा कि अपनी दौलत लेकर आराम से कहीं बैठकर ज़िंदगी बिताए, नहीं तो देर सवेर में पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ेगा। सच बात तो ये थी कि हालातों के मुताबिक ताराचंद भी यही सोच रहा था। उसी दिन ही पुलिस ने उसे एक खास जगह पर घेर लिया। मैडम तारा ने बुंदेला को बताया था कि ताराचंद उस जगह पर कब पहुंचेगा, और बुंदेला ने पुलिस को खबर कर दी थी। ताराचंद को पुलिस की गोलियां तो लगीं, परंतु वो बच गया। उसके बाद वो मैडम तारा के साथ गुप्त जगह पर आ गया। मैडम तारा उसका इलाज करवाने लगी और उस पर जोर देने लगे कि सारा पैसा इकट्ठा करके खिसक लो। यही बेहतर समझकर ताराचंद ने उससे इधर उधर रखी दौलत इकट्ठी करवानी शुरू कर दी और कहा कि वो देवराज चौहान को तलाश करे। इस वक्त देवराज चौहान उसके काम आ सकता है। हर खबर बुंदेला तक पहुंचती रही। मैडम तारा ताराचंद की दौलत इकट्ठी करती रही और उसके कहने पर बुंदेला देवराज चौहान को तलाश करता रहा। ताराचंद ताराचंद से कह रखा था वो देवराज चौहान को भी तलाश कर रही है। इधर मैडम तारा ने ताराचंद का पैसा इकट्ठा किया। उधर बुंदेला ने मैडम तारा को खबर दी कि देवराज चौहान का पता कर लिया है उसने। वो शाम को होटल सम्राट में किसी से मिलने आएगा। इस प्रकार मैडम तारा देवराज चौहान तक पहुंची, उस पर नज़र रखी और विमान में देवराज चौहान से मुलाकात की। साथ ही बुंदेला के साथ दौलत लेकर भागने का प्रोग्राम बना रखा था, परंतु वह इस तरह जाना चाहती थी कि ताराचंद उस पर शक न करे, उसकी तलाश न करे। जिस दौलत से भरी वैन को बुंदेला ने ले भागना था, उसे अयूब खान और जमीर सिंह ले भागे। ये जरा सी गड़बड़ हुई, परंतु उनके लिए बेहतर गड़बड़ थी। अब दौलत देवराज चौहान की कस्टडी से गायब हुई थी, उसके आदमी ने की थी। ऐसे में ताराचंद सोच भी नहीं सकता था कि उसने गड़बड़ की है। उधर उसी वक्त वैन के पीछे बुंदेला लग गया था।
जो कि बाहर ही कार पर मौजूद था। मैडम तारा को उसने खबर कर दी थी कि वे दोनों वैन ले उड़े हैं और वो उनके पीछे जा रहा है। इसके बाद जो हुआ पाठक जानते ही हैं। बुंदेला दौलत से भरी वैन के पीछे लगा रहा और अब बुंदेला ने देखा कि उन्होंने वैन खंडरों में छिपा दी है और वो पैदल ही वापस चल पड़े हैं। रास्ते में आदिवासी युवक से टक्कर हुई और उसे मार दिया। बुंदेला को समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने दौलत से भरी वैन यहाँ क्यों छोड़ दी। मैडम तारा से उसकी बात मोबाइल फ़ोन पर बराबर हो रही थी। वो जान चुका था कि अयूब खान और जमीर सिंह रानो पहुंचने की कोशिश में है, परंतु वैन यहाँ क्यों छिपा दी, छोड़ दी। बुंदेला कार पर था, परंतु उनके रास्ते से एक तरफ हटकर कार को छिपाए खड़ा उन्हें देख रहा था। उलझन में फंसे बुंदेला ने मैडम तारा को फ़ोन किया। कहो, मैं तुम्हारे पास पहुंचती जा रही हूँ। मैडम तारा की आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ पर हो? उधर से मैडम तारा ने अपनी स्थिति बताई। मुझ तक पहुँचने में तुम्हें अभी 2 घंटे लगेंगे तारा, बुंदेला ने कहा। मेरी दौलत कहाँ है? उधर से मैडम तारा ने हंसकर पूछा। उनकी हरकतें देखकर परेशान हो रहा हूँ। क्या मतलब? बुंदेला ने बताया कि वैन को यहाँ छिपाकर पैदल ही वापस चल पड़े हैं। ऐसा क्यों किया? मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। उन्होंने तो रानो जाना था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ पलों की सोच के बाद मैडम तारा की आवाज़ आई। क्या वैन को दूसरे लोग देख सकते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता जाता। यानी कि सुरक्षित है वैन? हाँ। तुम इन दोनों पर नज़र रखो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी कुछ देर में। वे पैदल जा रहे हैं, मुझे कार यहीं पर छोड़नी होगी। छोड़ दो। ठीक है। ताराचंद को शक तो नहीं हुआ कि तुम उसके साथ धोखा कर रही हो? बुंदेला ने पूछा। कैसा शक होता? दौलत गायब होने की जिम्मेदारी तो उसके चहेते देवराज चौहान पर आ गई। मैडम तारा ने हंसकर कहा। अयूब खान ने जो किया हमारे हक में अच्छा ही किया। बाय। तुम उन पर नज़र रखो, आ रही हूँ मैं। अयूब खान और ज़मीर सिंह मजीरा पहुंचे। वहां से वे पैदल ही मजीरा तक आए थे। धूप में उनका बुरा हाल हो गया था। जब मजीरा पहुंचे तो दोपहर के 3 बज रहे थे। कम लोग ही इस वक्त नज़र आ रहे थे। वहाँ कोई गली सड़क नहीं थी। सबने अपनी मर्जी से इधर उधर घर के रूप में बड़े बड़े झोपड़े बना रखे थे। कुछ ने घरों की दीवारें पत्थर से बना रखी थीं और छत फूस वगैरह की थी। अजीब जगह है, बोला अयूब खान। खतरनाक भी। मुझे तो कुछ खतरनाक नज़र नहीं आता। यहाँ से रानो किस तरफ है? ये तो मुझे भी नहीं पता। रास्ता यहीं कहीं से जाता है। गोमेद के साथ था तब जब कार पर रानो गया था। उस समय ठीक से रास्ता पहचान नहीं पाया, ज़मीर सिंह ने कहा। तभी सामने से काला सा आदिवासी आता दिखा। उसने लंबी कमीज़ डाल रखी थी जो कि घुटनों तक जा रही थी। दोनों सतर्क से हो गए, परंतु उस आदिवासी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें घूरता हुआ निकल गया। जब बहुत ही पास से निकला तो पीले से दांत दिखाता मुस्कुरा पड़ा। ये यहाँ के लोगों से मिलता रहता होगा, तभी सभ्य हो गया है। ज़मीर सिंह क्या उठा। तू जाने कैसी जगह पर ले आया मुझे, अयूब खान ने व्याकुल स्वर में कहा। दोनों कुछ और आगे बढ़े कि एक झोपड़े के बाहर एक व्यक्ति घोड़े के खुर के नीचे लोहे की नाल ठोकता दिखा। पास में 40 साल का व्यक्ति खड़ा था जो कि शायद घोड़े का मालिक था। उसकी शेप बढ़ी हुई थी। मैली सी जीन पर बनियान जैसी कपड़ा बांध रखा था जो कि मैला हो रहा था। बाल पसीने से सिर और माथे पर चिपक रहे थे। पाँव में लेदर के जूते थे। होठों के बीच फंसी बीड़ी के वो कभी कभार कश ले लेता था। उसकी निगाह इन दोनों पर टिक चुकी थी। सिकड़ी नज़रों से वह नहीं आता देख रहा था। फिर उसने घोड़े की नाल ठोकने वाले से पूछा, जानता है ना? नाल ठोकने वाले ने गर्दन घुमाकर इन दोनों को आते देखा। नहीं, नाल ठोकने वाले ने कहा, पहली बार देख रहा हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मजीरा में इन्होंने अभी अभी कदम रखा है। सर उसका जहरीला हो गया। नाल ठुक गई? वो खड़े होते हुए बोला। पैसे दे, पिछली बार का भी 2000 बाकी है, वो भी दे। तेरे को याद है? उसने उन दोनों से नज़रें हटाकर जेब से नोट निकाले और 4000 रुपये उसे दिए। नाल ठोकने वाले के, तू पैसे बहुत लेता है। क्या करूं, माल बहुत दूर से लाना पड़ता है। कीमत नाल की नहीं, नाल यहाँ तक लाने की है। नोट जेब में डालते हुए उसने कहा। अयूब खान और ज़मीर सिंह वहाँ आ पहुँचे थे। वो व्यक्ति अपने घोड़े को थपथपाते हुए सहलाने लगा, जबकि उसका ध्यान उन दोनों पर ही था। नाल ठोकने वाले ने दोनों को देखा। मजीरा में नए आए हो? उसने पूछा। हाँ, ज़मीर सिंह ने सिर हिलाया। अभी आए हैं। स्वागत है, नाल ठोकने वाले ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। क्या सेवा करूं? रानो तक जाने के लिए सवारी चाहिए। मैं तो नाले ठोकता हूँ, रानो तक भेजने के लिए बैलगाड़ी नहीं है मेरे पास। अयूब खान और ज़मीर सिंह की नज़रें मिली। घोड़े को थपथपाने वाला व्यक्ति पलटा और दोनों पर नज़र मारकर बोला, मैं तुम दोनों को रानो पहुंचा दूंगा। नोट लगेंगे? हैं हमारे पास। कितने हैं? उसने शेप बड़े बालों पर हाथ फेरा। ज़मीर सिंह ने जेब से 1000 के नोटों की गड्डी निकालकर दिखाई। नाल ठोकने वाले की आंखें सिकुड़ी। उसने घोड़े वाले व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर व्यंग्य के भाव नजर आने लगे। कितने पैसे लेगा रानो पहुंचाने के? ज़मीर सिंह ने पूछा। उसने बड़े आराम से जेब से रिवॉल्वर निकाली और दोनों की तरफ कर दी। अयूब खान, ज़मीर सिंह चौंके। गड्डी इधर दे।
दो पल तो वो कुछ समझ नहीं पाए। गोली मारूं क्या? गोली मत मारना मास्टर। नाल ठोकने वाला फौरन क्या उठा, ये गड्डी यूं ही दे देंगे। मास्टर की निगाह उन दोनों पर टिकी रही। अयूब खान ने जमीर को इशारा किया तो उसने गड्डी मास्टर की तरफ उछाल दी। मास्टर ने गड्डी लपकी और ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका हुआ गोली सर्र सी उनके सिरों के बीच में से निकल गई। दोनों घबराकर सिर से पांव तक कांप उठे। मास्टर ने हथेली पर रखी गड्डी तौलते हुए उन्हें देखते हुए कहा, मास्टर का निशाना इतना कमज़ोर नहीं कि तुम्हें मारना चाहे तो तुम बच जाओ। अयूब और जमीर की हालत खास बेहतर नहीं लग रही थी। इतना तो वो समझ गए थे कि सामने वाला उन्हें मारेगा नहीं। साथ ही उन्हें डर था कि तलाशी लेकर उन दो गड्डियों को भी ना ले ले जो इस वक्त उनकी जेबों में थी। इस दौरान मास्टर ने हाथ में रिवॉल्वर थामे रखी थी। मुझे भी कुछ मिलेगा? नाल ठोकने वाला क्या उठा। तू लेगा? मास्टर ने उसे देखा। कुछ। चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभरी। मास्टर ने गड्डी में से एक नोट निकालकर उसे दिया। लाखों में सिर्फ 1,000? उसने नोट पकड़ते हुए कहा। मास्टर ने एक नोट उसकी तरफ किया। 2। हाँ ठीक है। नाल ठोकने वाला मुस्कुराया। मुफ्त का है। कभी भी कोई भी चीज़ मुफ्त में ही मत समझना, तरसेगा। कभी भी कोई भी चीज़ मुफ्त की मत समझना, तरसेगा। मास्टर ने शांत स्वर में कहा। वक्त आने पर उसकी वसूली देनी पड़ती है। तरसेम ने कुछ नहीं कहा। खुंजा को बुला, मास्टर बोला। तरसेम तुरंत एक तरफ चला गया। गर्मी की वजह से पसीना उनके चेहरों पर बह रहा था। मास्टर ने वहाँ से चेहरे पर बहता पसीना पहुँचा और दोनों को देखकर बोला, किसके पास जाना है रानों में? गोमेद के। जमीर सिंह ने कहा। मास्टर ने अपना गाल खुजलाया। हमारा ही बंदा है, जानता है मेरे को। पैसा लिया है तुमसे तो रानो ज़रूर पहुँचा दूंगा। दोनों चुपचाप उसे देखते रहे। मास्टर ने छोटी सी छलांग ली और घोड़े पर जा बैठा। तभी तरसेम एक आदमी के साथ वहाँ पहुँचा। 50 बरस का वो आदमी पतला और लंबा था। चेहरे पर कठोरता के भाव जैसे जमे रहते थे। उसने कमीज़ और लंबी निक्कर पहन रखी थी। उसने अयूब और जमीर को सिर से पाँव तक देखा। खुंजा, मास्टर बोला, रानो तक आने जाने में तेरी कार कितना पेट्रोल खाती है? 10,000 का। मास्टर ने हाथ में पकड़ी गड्डी में से 10,000 निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। इन दोनों को रानो पहुँचा कर अभी। खुंजा आगे बढ़ा, 10,000 थामे। ये तो पेट्रोल के हुए, खुंजा बोला। गाड़ी चलती है तो टायर भी घिसते हैं। मुझे भी भूख लगेगी, कोई और खर्चा भी। मास्टर ने 5 नोट और निकालकर उसे दिए और घोड़े को एंड मारी। घोड़ा टप टप करता आगे बढ़ता चला गया। खुंजा ने पुनः अयूब व जमीर को देखा, फिर वो मुस्कुरा पड़ा। जमीर अयूब की नज़रें मिली। एक गड्डी लाख की तो वो ले गया, खुंजा बोला। एक गड्डी तो और भी होगी। दोनों चुप से खुंजा को देखते रहे। देता या तुम्हारी लाश की जेब से निकालूं? कहकर खुंजा ने रिवॉल्वर निकाल ली। अयूब खान ने गड्डी निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। खुंजा ने खतरनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए गड्डी लपक ली। मुझे एक गड्डी ही बहुत है, और नहीं लूँगा। खुंजा गड्डी को फुरेरी देता क्या उठा। 2,000 मुझे दे, तरसेम क्या उठा। मास्टर ने भी दिया था, तू भी ले। खुंजा ने 1,000 के 2 नोट गड्डी से निकालकर उसे थमा दिए। दोनों खुंजा को देख रहे थे। यही रहना, गाड़ी लेकर आता हूँ, 3 घंटों में रानो पहुँचा दूंगा, खुंजा ने कहा। पलट कर वहाँ से चला गया। अयूब खान ने तरसेम को देखा। यहाँ सभी ऐसे कमीने हैं? अयूब खान ने पूछा। इससे भी बड़े हरामी हैं। मजीरा या रानों में टिकना है तो तुम दोनों को भी हरामी बनना होगा, नहीं तो गुल हो जाओगे। तरसेम जहरीले स्वर में क्या उठा। तू मुझे गलत जगह ले आया। अयूब खान ने जमीर सिंह को देखा। जगह तो बहुत बढ़िया है, अभी तो यहाँ का माहौल समझ नहीं पा रहा। जमीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। भाड़ में जा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सरगना के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।